नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के मानसून यानी भारत की जलवायु प्रारंभ करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो उसमें आज हम बेसिक देखेंगे कि भारत में किस प्रकार के मानसून है। ठीक है, उसमें मानसून की प्रक्रिया क्या रहती है। उसके बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे देखेंगे कि कौन कौन मतलब जो मानसून की उत्पत्ति है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, जो परंपरागत सिद्धांत हैं या आधुनिक सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के जो भारतीय मानसून है वो किस प्रकार का भारतीय मानसून है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे आप को जो भी मैं वीडियो लगाऊंगा नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भारत की जलवायु की बात करें तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब ये मानसूनी प्रकार कौन सा होता है? मानसूनी प्रकार ये होता है कि इसमें 6 महीने तक हवाएं एक ही दिशा में चलेंगी और उसके बाद में 6 महीने बाद में दिशाएं ऋतु के अनुसार चेंज होती रहती हैं। हर 6 महीने बाद में ऋतु के अनुसार ये हवाएं अपन चेंज होती रहती है। ठीक है, अब मानसूनी प्रकार में भी देखें, वैसे जो हमारी जलवायु देखें तो कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। तो उष्ण कटिबंध की बात करें तो उष्ण कटिबंध यदि हम देखें पृथ्वी पर तो ये जो भाग है, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो ये हम पृथ्वी माने, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा माने, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा माने और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा माने। तो इनके मध्य में है वो उष्ण कटिबंध रहता है। उष्ण कटिबंध इनके मध्य में रहता है। उसके बाद में यहाँ 66.5 डिग्री की बात करें और यहाँ 66.5 डिग्री की बात करें। ठीक है, तो इनके मध्य में यहाँ पे शीत कटिबंध मिलता है। कौन सा? शीत कटिबंध। ठीक है, और ये जो भाग है यहाँ पे उपोष्ण भी बोल सकते हैं और शीतोष्ण भी बोल सकते हैं। शीतोष्ण या उपोष्ण प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो ये हमारी मानसून है उसकी, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो राजस्थान की कर्क रेखा की बात करें तो भारत के लगभग यहाँ से गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा के हिसाब से दोनों तरफ यानी भारत को 2 भागों में लगभग बांट देती है कर्क रेखा। तो इधर तो उष्ण कटिबंध होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे भारत में हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूरे भारत की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका क्या कारण है? इसके 2 कारण हैं। एक पहला कारण तो यह है कि हमारे जो उत्तर में है, हमारे जो उत्तरी भाग में है, ये जो हिमालय पर्वत है, इसके कारण ये जो हिमालय पर्वत है इसके कारण जो हिमालय के ये इधर से जो अपने रूस से आने वाली जो शीत ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, शीत लहर है, ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, हिमालय आकर यहाँ रुक जाती हैं, जिसके कारण हमारा ये जो भाग है यहाँ पे शीतोष्ण न मिलकर उष्ण कटिबंध ही पाया जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी भारत में वैसे देखें तो ये कर्क रेखा है, इसके उत्तरी भाग में शीतोष्ण और नीचे वाले भाग में उष्ण कटिबंध मिलना चाहिए। लेकिन ये जो हिमालय पर्वत है, ये रूस साइबेरिया इससे आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, शीत लहरें, उनको यहाँ हिमालय पर्वत रोक लेता है और यहाँ तक ठंड बढ़ने नहीं देता है अपने भारत के उत्तरी भाग में, जिस कारण पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा कारण भी हिमालय पर्वत ही है। दूसरा कारण हिमालय पर्वत ये है कि इधर से जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है वो यहाँ पे टकराकर, यहाँ जो हिमालय है यहाँ से टकराकर वापस लौट जाता है, हिमालय से टकराकर वापस लौट जाता है। ठीक है, और वापस लौट जाता है तो यहाँ पे वर्षा करता है, अधिक वर्षा
करता है, यानी इन मानसून हवाओं को आगे नहीं जाने देता, जिससे यहाँ का जो क्षेत्र यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो हमारे जलवायु विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भारत में जलवायु विभाजक का कार्य करती है। और वैसे जलवायु विभाजक देखें तो हम कौन से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा इनको मानते हैं, लेकिन भारत की देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एक जलवायु विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अब भारत में जो मानसून है वो कौन कौन सी मानसून से वर्षा होती है भारत की बात करें तो। ठीक है, तो मानसून का अर्थ यदि समझें, मानसून क्या है? मानसून तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, और यदि सबसे पहले मानसून का हम खोज की बात करें तो अरब के जो भूगोल व्यापारी हैं या भूगोलवेता हैं उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी मानसून की। ठीक है, अरब के जो व्यापारी मान लो, चाहे उनके भूगोलवेता मान लो, उनके द्वारा की गई थी। और मैंने यदि बात करें तो अल मसूदी के द्वारा इसका खोज की गई थी, अल मसूदी। ठीक है, इसको भारतीय मानसून के जो श्रेय किसको दिया जाता है? अरब भूगोलवेता अल मसूदी को दिया जाता है। ठीक है, अब मानसून का अर्थ क्या है? मानसून का अर्थ है यानी प्रत्येक ऋतु के अनुसार 6 महीने बाद में अपनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन करना, यानी प्रत्येक 6 महीने के बाद में ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार अपनी हवाओं की दिशा में बदलाव करना है, परिवर्तन करना ही मानसून कहलाता है। ठीक है, अब भारतीय मानसून की बात करें तो 2 प्रकार से आता है भारतीय मानसून। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से आता है। एक तो ग्रीष्म काल में, और एक आता है शीतकाल में। एक आता ग्रीष्म काल में और एक आता है शीतकाल में। तो ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में जो मानसून है वो उसकी हवाएं ये रहती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सी होती हैं? ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून ये हवाएं रहती हैं, ये दिशा रहती है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में मानने तो कौन सी रहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं रहती हैं। ठीक है, हवाओं की दिशा क्या रहेगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा रहती है हवाओं की दिशा। ठीक है, अब ग्रीष्म काल में हम बात करें तो गर्मियों के समय में लगभग यहाँ पे अपने देखें तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ लगभग जून में यहाँ मानसून प्रवेश करता है। लगभग कब प्रवेश करता है? जून में यहाँ मानसून प्रवेश करता है। और लगभग पूरे जुलाई 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में वर्षा करता है। 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में वो फैल जाता है। ठीक है, अब उसकी जो समय काल है वो निश्चित नहीं होता। जो भारतीय मानसून है वो उसका जो समय काल है वो निश्चित नहीं रहता। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो यहाँ से नमी प्राप्त कर लेती हैं और आगे पूरे भारत में वर्षा करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हवाएं वर्षा किस प्रकार कर पाती हैं? तो यहाँ पे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं वो नमी प्राप्त करती हैं और आगे जाकर यहाँ पे भारत के अंदर बारिश करती हैं। इसकी भी 2 शाखा हैं, एक तो अरब सागर की शाखा, और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 प्रकार की शाखाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत में ग्रीष्म काल में लगभग 90% वर्षा इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। यानी भारतीय मानसून को मुख्यतः ग्रीष्मकालीन मानसून मानते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून मानते हैं। भारतीय मानसून को पूछ लिया जाए तो लगभग 90% यहाँ पे वर्षा ग्रीष्मकालीन में अपने गर्मियों में होती है। ठीक है, और कौन सी? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम के मानसून के द्वारा होती है। तो इसका नाम दक्षिण पश्चिम इसलिए पड़ा कि ये जो हवाएं हैं, हम रीजनिंग के अंदर देखें तो देखो, रीजनिंग के अंदर हम देखते हैं
दिशा का ज्ञान किस प्रकार करते हैं, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये हवाएं जहाँ से भूगोलवेताओं के अनुसार हवाएं जहाँ से प्रारंभ होती हैं, जिस दिशा से आ रही हैं उसी दिशा से उनका नाम देते हैं। तो इस दिशा से इधर बह रही हैं ये, ठीक है। तो ये कौन से हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व में। और वहीं सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में इनकी दिशा विपरीत हो जाती है, शीतकाल में इनकी दिशा क्या है, विपरीत हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में हो जाती है, ठीक है। ग्रीष्म काल में लगभग 90% वर्षा इसी के द्वारा होती है। पूरी जो खरीफ की फसल है वो इसी के ऊपर निर्भर करती है, ग्रीष्मकालीन मानसून के अंदर। और वैसे भारत की लगभग 50% जनसंख्या है वो भारतीय मानसून पर ही निर्भर करती है, ठीक है। लगभग 50% जनसंख्या है वो भारतीय मानसून पर ही निर्भर करती है। अब भारतीय मानसून की बात करें तो ये आता है तो इसका समय काल निश्चित नहीं होता। कभी कभी तो जून में ही बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, कभी जुलाई में बहुत अधिक वर्षा होती है, कभी सूखे की समस्या भी आ जाती है, कभी बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो ये अनियमित और अनिश्चित है, अनियमित और अनिश्चित है, जिसके कारण भारतीय मानसून है वो भारत की कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और भारतीय कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है। भारतीय जो कृषि है यानी भारत की अर्थव्यवस्था है वो भारतीय मानसून पर बहुत अधिक मतलब निर्भर करता है, क्योंकि जो भी उद्योगों को कच्चा माल यहाँ से प्राप्त होता है तो वो भारतीय मानसून के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि मानसून अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो उद्योग भी अच्छे होंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। लेकिन कई बार अनिश्चितता के अनियमितता के कारण फसल खराब भी हो जाती है। जैसे पिछले साल हम देखें तो टमाटर और प्याज, ये प्याज की फसल अधिक बारिश के कारण पूरी गल गई थी, बहुत अधिक मतलब मात्रा में सभी पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में बारिश बहुत अधिक मात्रा में हुई थी, जिससे फसल नष्ट हो गई थी, ठीक है। तो जिसके कारण मतलब आने वाले वर्ष पे भी ये इसका प्रभाव रहता है। जैसे इस प्रकार आज इस साल हम फसल देखें अच्छी हुई तो अगले साल तक वो उसका मतलब उपयोग हम कर पाएंगे, ठीक है। और अब फसल खराब हुई तो अगले साल तक हमें उसके लिए परेशान होना पड़ता है। तो भारतीय मानसून है वो भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कृषि है, कृषि के ऊपर उद्योग निर्भर है, उद्योगों पर भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो इस प्रकार जो भारतीय मानसून है वो अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। वहीं हम इसकी बात करें, शीतकालीन मानसून की बात करें तो शीतकाल में जो मानसून है उसकी दिशा रहती है, शीतकाल मानसून, शीतकाल मानसून में दिशा ये रहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहती है, ठीक है। यानी शीतकाल में हवाओं की दिशा ये रहती है, इस प्रकार से रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्थलखंड से और स्थलखंड के ऊपर ही प्रभावित होती है, यानी इधर कोई भी समुद्री भाग या महासागर या सागर नहीं लगता, जिसके कारण यहाँ वर्षा, भारत में वर्षा नहीं होती। लेकिन अपवाद स्वरूप ये यहाँ पे जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो इस भाग में तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे बारिश करती हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि उत्तरी पूर्वी जो मानसून है उससे भारत में कौन से भाग में वर्षा होती है, तो भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है या तमिलनाडु में वर्षा प्राप्त होती है। बाकी भारत के कोई भी भाग में वर्षा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आएंगी, जो उत्तरी पूर्वी मानसून से जो हवाएं आती हैं वो यहाँ से नमी तो इनको मिलती नहीं है, नमी नहीं मिलेगी तो वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो था जो भारतीय मानसून है उसका शीतकाल और ग्रीष्म काल में किस प्रकार से आती है, ठीक है। अब इसमें हम नोट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम देखें तो भारत की जलवायु, तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
तो मैंने बताया था भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु का अर्थ है, इसका परिभाषा बता रखी है, प्रत्येक 6 माह के बाद वायु की दिशा में परिवर्तन आना। यानी प्रत्येक 6 माह के बाद में ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे ही इनके हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात 6 माह बाद हवा की दिशा स्थल से सागर की ओर तथा अगले 6 माह हवा की दिशा सागर से स्थल की ओर रहती है। यदि हम मैप में देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 माह से इसमें वर्ष हवा की दिशा बदल जाती है। तो वहीं ग्रीष्म काल में बात करें तो ग्रीष्म काल में हवाओं की दिशा ये रहती है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में हवाओं की दिशा पूछ ली जाए तो ये सागर है। ठीक है, सागर से स्थल की ओर। ठीक, और 6 माह अगले 6 माह की बात करें तो वापस विपरीत दिशा ये हो जाती है, तो इसमें स्थल से सागर की ओर शीतकाल में। ठीक, तो इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि 6 माह स्थल से सागर की ओर दिशा रहती है और 6 माह सागर से स्थल की ओर रहती है। ठीक है, यानी 6 माह विपरीत दिशा हो जाती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैंने बताया था भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध है। यह मैंने आपको बताया था, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री और इधर 23.5 डिग्री, इन दोनों के मध्य उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसलिए भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में तथा उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। मैंने बताया था 23.5 डिग्री लगभग भारत के मध्य में से गुजरती, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बावजूद भी भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यानी भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, तो इसका मतलब उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध मानसून होनी चाहिए और दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय मानसून होनी चाहिए। लेकिन भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके 2 कारण मैंने बताए थे आपको, इसमें देखें। पहला कारण, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है, जिसके कारण साइबेरिया व चीन से आने वाली अत्यधिक ठंडी जो ध्रुवीय पवन है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे वहाँ का तापमान नीचे नहीं गिर पाता। सर्दियों के अंदर भी वहाँ पे तापमान अधिक नीचा नहीं गिर पाता है। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण है कि जो हिमालय पर्वत है वो साइबेरिया और चीन से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोक के रखता है। उसके बाद में आगे देखें तो इस प्रकार हिमालय एक जलवायु विभाजक का कार्य करता है। वैसे और देशों में देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा वो जलवायु विभाजक का कार्य करती है, लेकिन यहाँ भारत के संदर्भ में देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वो एक जलवायु विभाजक का कार्य करता है। इस प्रकार भारत में शीतोष्ण कटिबंध की विशेषताएं वास्तविक अर्थों में नहीं देखने को मिलती हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है कि सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास 0 डिग्री से कम हो जाना, लेकिन यहाँ पे ऐसी वास्तविक अर्थों में ऐसी विशेषताएं देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरा कारण, हिमालय है वो हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। मैंने बताया था जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हिमालय पर्वत से टकराकर वापस लौट जाता है और जिस कारण पूरे भारत में वर्षा हो पाती है। ठीक है, तो इन 2 कारणों के कारण जो भारत का जो मानसून है, जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब मानसून क्या है? मानसून वायुदाब प्रवणता के कारण उत्पन्न मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तन होती है। वायु प्रवणता का मतलब होता है जब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लग जाएं। जब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लग जाएं तो उसको वायुदाब प्रवणता कहते हैं। यानी इनमें जो वायुदाब है, ठीक है, इनमें जो वायुदाब है उसके अंतर के कारण, वायुदाब में अंतर के कारण हवाएं एक दूसरे की ओर प्रभावित होती है और हमेशा ये हवाएं हैं जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो मानसून की परिभाषा इसने दी है कि वायु प्रवणता के कारण उत्पन्न मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा है वो वर्ष में 2 बार परिवर्तन करती है। ग्रीष्म काल में लगभग 6 माह इनकी दिशा रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। वहीं शीतकाल में इनकी दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है। शीतकाल में इनकी दिशा ये हो जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर
जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, यानी जिस दिशा से हवाएं आ रही हैं उसी के अनुसार उसका नाम रखा गया है। उसके बाद में आगे देखें तो विश्व में मानसूनी पवनें हैं वो आदर्श रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभावित होती हैं। विश्व में जो मानसूनी पवनें हैं उसका आदर्श रूप है वो देखने को भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखने को मिलता है। मानसून की खोज का श्रेय है वो अल मसूदी को दिया जाता है। इसकी खोज मूलतः अरब भूगोलवेताओं और व्यापारियों ने की थी। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब हिंद महासागर से बहती है तो ये पर्याप्त नमी धारण कर लेती है। मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रकार बहती है। ठीक है, ये बात माने तो ये श्रीलंका नीचे, तो हिंद महासागर से यहाँ पे पर्याप्त नमी धारण करती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, और अपने भारत में वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में लगभग 90% वर्षा प्राप्त होती है। भारत की अधिकांश वर्षा है वो ग्रीष्मकालीन है। किस प्रकार की वर्षा है? ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मियों के समय में वर्षा होती है। इस वर्षा पर खरीफ की फसल निर्भर करती है, यानी खरीफ की फसल है वो पूरी वर्षा पर ही निर्भर करती है। भारत में वर्तमान में लगभग 50% से अधिक कृषि मानसून पर ही निर्भर करती है, यानी जो कृषि की बात करें तो वो 50% से अधिक है वो अभी भी मानसून पर ही निर्भर करती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि मानसून की प्रकृति है वो अनियमित और अनिश्चित है। अनियमित का मतलब समय के अनुसार ये नहीं है कि फिक्स इस टाइम पे आना ही चाहिए और इस टाइम पे ही आएगी बरसात। ठीक है। अनिश्चित का मतलब ये है कि कभी कम हो जाती है बारिश, कभी अधिक बारिश हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ भी आ जाती है। औसत वर्षा में भी की मात्रा में भी अनियमितता पाई जाती है। ठीक है। औसत वर्षा की हम बात करें तो उसमें भी अनियमितता मिलेगी आपको। उसके बाद में आगे देखें, सामान्यतः भारत में मानसून के आगमन का समय जून का प्रथम सप्ताह है, लेकिन ये सही समय पर मानसून का आगमन नहीं होता है। फिक्स नहीं है कि जून के प्रथम सप्ताह में आनी है तो बरसात आएगी। आदर्श रूप में लगभग 15 जुलाई तक मानसून का प्रसार संपूर्ण भारत में हो जाना चाहिए, यानी आदर्श रूप में बात करें तो 15 जुलाई में सब पूर्ण भारत में वर्षा हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें भी अनियमितता पाई जाती है। एक ही मानसून वर्ष में कभी जून में अधिक वर्षा तो कभी जुलाई में सूखे की स्थिति तो कभी बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। यानी एक वर्ष के अंदर ही आपको ऐसी जगह भी मिल जाएगी जगह सूखा है, ऐसी भी मिल जाएगी कभी बाढ़ है। ठीक है। यानी जून में कभी अधिक वर्षा हो गई तो जुलाई में कहीं सूखे की स्थिति आ गई, यानी कोई भी निश्चित या अनियमित इनका समय, नियमित समय इनका नहीं है। इस प्रकार भारतीय जो मानसून वर्षा हमें परिवर्तनशीलता है वो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मैंने आपको बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय मानसून किस प्रकार प्रभावित करता है। यदि मानसून अच्छा नहीं होगा तो कृषि अच्छी नहीं होगी, कृषि अच्छी नहीं होगी तो कृषि से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उद्योगों को वो प्राप्त नहीं होगा, और उद्योग अच्छे से नहीं चलेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो भारत की जो मानसून की वर्षा है परिवर्तनशीलता वो भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है। इसका प्रभाव उन उद्योगों पर भी पड़ता है जिनको कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया है अभी जो उद्योग हैं वो कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं तो वो अच्छे से नहीं चल पाएंगे। शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें हैं वो स्थलखंड से होकर प्रभावित होती हैं, यानी वो चीन और हिमालय पर्वत इधर से आती हैं, जिसके कारण इससे वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन एक अपवाद है, जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है तो यह कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में वर्षा करता है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जब ये उत्तरी पूर्वी मानसून इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरेगा तो यहाँ नमी धारण करेगा, और ये जो भाग है कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, यहाँ पे बारिश करता है। तो उत्तरी पूर्वी जो मानसून है उससे केवल भारत में तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। तो ये तो था आज की जो भारत की मानसून के विषय में। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं। ठीक है। उसमें आधुनिक सिद्धांत भी, परंपरागत सिद्धांत भी हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल बटन भी दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। धन्यवाद।